मेरे भाइयों, श्रोतागण, हिंदू राष्ट्र टाइम्स के, मैं जीएस सदेवा आपका बहुत आभारी हूँ हमेशा। और अपने तहे दिल से मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। छोटे बच्चों को मेरा आशीर्वाद है और बच्चियों जो मेरी बच्चियाँ हैं इस भारतवर्ष की, मेरा हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि हिंदू संस्कृति को एक ठीक ढंग से आगे चलाने का। एक मेरा प्रयोजन सिर्फ ये होता है कि हिंदू राष्ट्र बटा रहा। पुराने शासकों ने, पहले मुग़लों ने, फिर अंग्रेज़ों ने हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति में, डिवाइड एंड रूल की राजनीति में इस देश को भ्रष्ट करने की, हिंदुओं को प्रताड़ित और संक्रमित करने की जो योजनाएं बनाई, उसमें वो सफल रहे। हमारा हिंदुस्तान बट गया। गुलाम तो था ही, लेकिन आगे बटा कैसे? हमने खुद अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। पुरानी रियासतों में एक राजा दूसरे राज्यों से द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये तीन चीज़ें खराब कर गई। जब ये चीज़ें कहीं पे होंगी तो परेशानी का सबब इसलिए बन जाती हैं कि इंसान जब अंदरूनी स्वार्थ में गिर जाता है तो वो सिर्फ अपना सोचता है, देश का नहीं सोचता है। किसी ने देश का नहीं सोचा। अंग्रेज़ यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने आए थे, सारा लूट के ले गए। यहाँ तक कि हमारा आज भी कोहिनूर का हीरा ब्रिटेन में है, लंदन में है। क्या कारण है? सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारतवर्ष कहाँ पहुँच गया? गुलामी के अंधेरे में, परेशानी के साए में। ये तो अच्छा है कि कुछ नेहरू परिवार ने जाके क्या करा, वो सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई है, भूतकाल है। उसको मैं तो कहता हूँ नेहरू परिवार को और ये जो भी है इन सबको भूल जाओ। अपने एक नए देश का नया संचार, एक नया सूरज देखो, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में आपको नज़र आ जाएगा। मैं आपको पीछे बोल गया था कि मैं इस कोरोना पैंडेमिक के ऊपर एक वीडियो दूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जिससे आप टू प्रिवेंट दिस पैंडेमिक एट द प्रेजेंट प्रिवेलिंग टाइम इन इंडिया। चाहे ये पूरे वर्ल्ड में है, इसको मत देखो कि कहाँ कहाँ है, हमें अपने भारत मुल्क को बचाना है। सबसे पहले अगर एक देश का नागरिक एक सही रास्ते पे दूसरों को लाता जाएगा तो काफ़ी कुछ अच्छा होने के आसार हमेशा से बने रहते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने एक काढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि आपने रोज़ पीना है। आपने 5 पत्ते नीम के, 1 गिलास पानी में 5 पत्ते नीम के डालने हैं, गरम करना है। जिसने आपको ये समझो कि जो 250 का एक गिलास होता है mg का, तो जब ये आपने 125 ग्राम आपका रह जाएगा, mg रह जाएगा, तो आपने उसको उतार लेना है, थोड़ा सा ठंडा करके उसको पी लेना है। दिन में एक बार 24 घंटे में अगर आप पी लेना। 5 उसमें वो पत्ते डाल के आधा चम्मच आपने हल्दी डालनी है, और उसके बाद आपने 5-7 लौंग और 7-8 जो है काली मिर्च के दाने और थोड़ी सी मलट्ठी और अदरक। ये 6 चीज़ हैं, आप नोट कर लो, कागज़ पेन ले लो, ऐसे भूल जाओगे। चीज़ अगर ठीक नहीं बनती तो उसका उपचार सही ढंग से नहीं होता है। पहले आपने 1 गिलास पानी 200-250 ml का, जितना भी लोगे उसका आधा आपने गर्म करना है, आधा बचा के रखना है। आप ये देख लो, आधा गर्म होने से सारी जो वो चीज़ें हैं, उसके नीम से लेके हल्दी के जितने भी गुण हैं वो सारे उसमें आ जाने चाहिए। उसको आप दिन में 24 घंटे में एक बार पी लोगे तो ये समझ लो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता जो बीमारियों के लिए है वो आपकी मजबूत खड़ी रहेगी। हाँ, गर्मियों में आप ये कहोगे कि हल्दी गर्म है, गर्म सब चीज़ें हैं। आप मलट्ठी थोड़ी ठंडी होती है वैसे आपको बताऊँ, लेकिन अदरक गर्म है, काली मिर्च गर्म है, लेकिन गले के लिए बहुत अच्छी होती है। और कोरोना का जो अटैक होता है वो गले के रास्ते से जाता है, इसलिए वो काढ़ा जो है आप देख के चलो। 5 पत्ते नीम के डालने, लिख लिया आपने, शुरू करो। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी, 10 से दाने आप डालें उसमें काली मिर्च के, अदरक, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, उसको आप थोड़ा चाहे पीस के डालो, थोड़ा सा हल्का करो,
और उसके बाद आपने डालनी है थोड़ी सी अजवाइन। और इसके बाद आपने जब अजवाइन डल जाएगी तो उसके बाद 5 दाने 3 दाने 3 और 5 दानों पे लौंग के डाल देना बस। लौंग, अजवाइन, हल्दी, नीम के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, ये आप डाल के इसका काढ़ा रोज़ पियो। आप ये देखना आप में क्या एनर्जेटिक मूवमेंट आएगी। और 15 दिन आप पी के देख लो इसको, बहुत बढ़िया रहेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अब मैं सेकंड सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। जो आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं वो आप घर में बनाया करें, क्योंकि सैनिटाइज़र्स जो है आप ये देख के चलें कि अभी पीछे आयुष विभाग से एक आया था और हमारे ये जो हैं जो इस समय WHO के भी बन गए हैं, श्री हर्षवर्धन जी, इन्होंने अपना हेल्थ मिनिस्टर और सारा कार्यभार बड़ी अच्छे से संभाला, पिछले सालों से संभालते आ रहे हैं। उन्होंने एक काढ़ा उन्होंने बनाया था, इसमें बाकी मैंने बता दिया है कि वो तो बना हुआ उनका मिल जाता है, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है वो भी आप देख लो। उन्होंने जो साइंटिफिकली सैनिटाइज़र के बारे में बताया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सैनिटाइज़र्स जो होता है, एक तो जो यूज़ आप करते हैं इसमें केमिकल और फ्रेगरेंस बहुत होती है। जो खुशबू वाला सैनिटाइज़र है, दिस विल हार्म टू द चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स। 2 साल और 8 साल के बीच में जो बच्चे हैं, जब वो उसको सूंघते हैं ऐसे, तो कई चीज़ें ऐसे तत्व है जो कि आपकी बच्चों की मांसपेशियों में जब वो चले जाते हैं तो उसका वो नुकसान, स्किन की बीमारी और उसमें बड़ा कुछ आ जाता है। तो एक उसमें आपने देख के चलना है कि उनको कभी भी इन चीज़ों में आपने सैनिटाइज़र्स का नहीं देना। और जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ सैनिटाइज़र्स में, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी स्किन के लिए ख़राब करती है। सैनिटाइज़र्स का अगर 50-60 बार अगर प्रयोग आपने कर लिया, उसमें केमिकल कौन से हैं जो आगे आपके शरीर को ख़राब कर देंगे। सबसे पहले होता है उसमें जो कि आपके सैनिटाइज़र्स में 3 तरह के खतरनाक पदार्थ चीज़ें आती हैं। उसमें केमिकल कौन से उसके नाम बता रहा हूँ आपको। पहला होता है टाइकोसान नाम से एक चीज़ है। सेकेंडली इज़ बेंजोम कोनियम क्लोराइड। और तीसरा है फैथलेटस। ये 3 चीज़ जो होती है ये अपने शरीर में जब आप उस केमिकल वो सैनिटाइज़र में डलता है, इन 3 चीज़ों को मिला के वो बनाते हैं। क्या होता है कि अंदर की तरफ आपका पोषित जितना भी स्वस्थ चीज़ें हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। आफ्टर द यूज़ ऑफ 50 to 60 days these highly productive chemicals of sanitizers making manufacturing are harm to the child and younger group also. So keep in distance that you must have use sanitizers मेड इन योर होम। अब ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया केमिकल, ये बड़े ख़राब है। जो टाइकोसान है ये आसानी से त्वचा में अवशोषित हो जाता है और ये केमिकल शरीर के अंदर जाकर मांसपेशियों में ऐंठन और अकड़न पैदा कर देता है। पैर आपके चलेंगे नहीं, कुछ दिन के बाद देखना 60-70 दिन के बाद जब आप यूज़ करोगे ये केमिकल ऐसे आपको दिक्कत देंगे। क्योंकि कई बार आप हाथ लगाते हो उसको सूंघ भी लेते हैं, बच्चे भी हैं वो फ्रेगरेंस को सूंघते हैं, सारा नुकसान है। अब मैं आपको विधि बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको काढ़ा बनाने की कही है, वो ज़रूर लो। दूसरा सैनिटाइज़र घर में बनाया करो, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव टू यूज़, अगर आपको 1 लीटर बनाना है तो 50% जो है उसमें पानी पड़ेगा, 50%। एक बॉटल समझ लो 1 लीटर की है तो 50% पानी का यूज़ करें और 20% उसमें कोई भी अल्कोहल डालना है आपको। तो वो जो अल्कोहल होगा 50 और भी 70% हो गया। देन आप जो है उसमें ग्लिसरीन थोड़ा सा डलेगा, 10-15% वो डाल दें, 10% आप डिटोल डाल दो। एंटीसेप्टिक जो डिटोल होता है वो आपको सैनिटाइज में काम करेगा। 50% वो डालेंगे आप, बाकी 50% का मैं व्याख्या कर दिया आपको। 20% अल्कोहल, बाकी 30% में आप ये लगा लो कि 10% आपको डिटोल डलेगा और 10% बाकी जो 2 चीज़ें होती है उसमें एक चीज़ मिल जाए तो वो भी आपको मैंने अभी बता दी है कि वो आप ग्लिसरीन बीच में डाल देंगे तो डेट विल बी द परफेक्ट
थिंग्स टू बी सैनिटाइज्ड। उसकी बॉटल बनाओ और उसमें अपने छोटी बॉटल में रख के अपनी जेब में रखो, घर में यूज़ करो। कभी भी घर में जाते हुए आप ये देखना, ये नहीं है कि कपड़े आपको जो बाहर से आ रहे हो, एक तो चप्पल बाहर रखनी है और कपड़े भी आप जो अंदर ले जा रहे हो, अगर आपने अगले दिन उसको धो लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतारने उसी समय है। और बाकी जो अंडर गारमेंट्स हैं उसको ज़रा आप रोज़ अपना उतारें और शाम को हो सके, गर्मियाँ चल रही हैं, स्नान वगैरह ज़रूर करें। जितना स्वच्छ रहेंगे तो उसमें आपको परेशानी नहीं रहेगी। जो साफ़ चीज़, कपड़े साफ़ पहनने हैं, धुले हुए डालने हैं, और उसके बाद आपको सफाई का पूरा ध्यान रखना है। बाहर जाते हो मास्क का यूज़ करो, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना, आपने तफरी करने नहीं जाना, काम करो। इकॉनमी खुलने जाएगी, जो मेरे हिसाब से खुल जाएगी अब जल्दी। अब ये देखना जून में खुल जाएगी, और मेरे हिसाब से जुलाई के अंदर आपको कुछ अभी एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं 10वीं और 12वीं के जो इंस्टीट्यूशन है, मेरे हिसाब से अब अगस्त के शुरू में खुल जाने चाहिए। जो कॉलेजेस वगैरह बंद है ये आपको खुलते नज़र आ जाएंगे। और जहाँ तक इस मेट्रो का संबंध है, ये जून की 20 तारीख के बाद, अगले महीने की 20 तारीख के बाद ये भी खुल जाएगी। क्योंकि जो अभी रेलवे और एयर का इन्होंने चलाया, ये सिर्फ आप ये समझ के चलो कि ज़्यादा नहीं आप मान के मैं चलता, ये एक प्रैक्टिस है। और एक्सपेरिमेंट और प्रयोग तो हर बीमारी में, हर चीज़ में, हर अर्थव्यवस्था में, हर चीज़ जो भी महामारी आती है उसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, अर्थशास्त्री और ये अपने अपने प्लान तरीके से हर चीज़ का व्यवस्थित तरीके से देश को चलाने की, एक संयोजित तरीके चलाने की ज़रूरत होती है। चलाते भी हैं, उसमें कई बार फेल हो जाता है प्रयोग। ज़रूरी नहीं कि हर बार सफल हो, ऐसा नहीं है। जैसे वैक्सीन के प्रयोग अभी कर रहे हैं, 2 महीने हो गए हैं, अभी तक वो नहीं बना, तो ये मत सोचो कि वो बनेगी नहीं। हर चीज़ का एक सोच, जब शुरुआत एक चीज़ होती है तो आप ये समझ लो एंड ज़रूर होता है। सफलता और असफलता जो होती है किसी के हाथ की नहीं होती है। वैज्ञानिक है, अपना काम करते हैं, उसके बाद वो सफल हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये करने वाले कभी भी जो कर्तव्य अपना पूर्ण करते, कर्मों प्रधान ये ज़िंदगी है, कर्म प्रधान ही ज़िंदगी को आपको समझना चाहिए। यू हैव टू एफर्ट्स ओनली टू परफॉर्म योर ड्यूटी। आप सिर्फ कर्म करेंगे, आप कर्म करना आपके हाथ में है। फल गीता में लिखा है, भगवत गीता में है कि इंसान, एक मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है। आप कर्म करें, अच्छी दृष्टि से अच्छे रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति, समाज, कोई महापुरुष है, जो भी वो करते हैं अच्छे कर्म अगर आप करेंगे तो उसका रास्ता प्रकृति, परमात्मा का नाम लेके, देव शक्ति और का संयोजन करके अगर आप अपने कर्म को दृष्टिभूत करेंगे और एक सही तरीके से किया गया जो कार्य होता है, जो समाज के भले के लिए होता है, एक देश के भले के लिए होता है, तो वो कभी भी पारदर्शित कई बार देर बाद आता है, लेकिन ये मत सोचो कि उसका रिज़ल्ट और उसका जो है एस्पेक्ट किसी भी दुनिया से छिपा रहता है। हर काम किसी भी मनुष्य द्वारा जो किया जाता है उसका प्रयोगात्मक जो स्वस्थ जीवन पे असर पड़ता है, समाज पे असर पड़ता है, वही कार्य करने चाहिए। वैसे नहीं बना रहे हैं, एक अच्छा कार्य है, बन जाएगी। कब बनेगी ये चिंता आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी देव शक्ति को, नेचर को हमेशा प्रणाम करके चलें। हमेशा यू हैव टू डेडिकेट योर लाइफ फॉर द कंट्री। आप अपनी फैमिली के लिए भी करो, करना चाहिए, लेकिन ये है कि उद्देश्य आपका यही होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से आपको आपकी जो योजनाएं हैं उनको कार्यान्वित करें। कार्यान्वित करते हुए ये मत सोचो कि उसमें जब बहुत ज़्यादा लालच आ जाता है तो वो चीज़ सफल भी नहीं होती। प्रकृति अपना खेल खेलती है, इंसान अपने कार्य करता है। तो कर्मशील जो प्रधान है, जीवन जो है ये कर्मशील है। आपको कर्म करते रहना चाहिए और आपको कभी भी डर का एहसास नहीं होना चाहिए। देव शक्ति को कभी इग्नोर ना करो, प्रकृति का हमेशा साथ दो। प्रकृति को बचाने वाली प्रेरणा हमेशा अपने दिमाग में रखो कि यही प्रकृति और यही ब्रह्मांड में हमने जीना है। तो ब्रह्मांड को भी अगर आप स्वच्छ रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तभी आके ब्रह्मांड भी आपको उसके परिणाम अच्छे देगा। कभी आप बहुत ज़्यादा जब गलत करते हो तो ये प्रकृति अकारण ही एक मृत्यु ग्रास में इंसान को ले जाती है। क्यों ले जाती है, इसमें आपको सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करो इस चीज़ में कि आज तक की स्थितियाँ यहाँ पहुँची है तो कोई क्या कारण थे कि पहुँच गई है। अब ये देखो 5000 साल की जो अभी ये कलयुग भी अभी बहुत चलना है, ये मैं अभी आपको एक अलग वीडियो दे रहा हूँ।
जो मैं बताऊंगा कि ये पारा और गर्मी जो आप देख रहे हो 46 डिग्री मई में एकदम आ गई, और 7 दिन पहले मौसम कितने अच्छे थे। तो आप ये सोचो कि प्रकृति अपना खेल खेल रही है। जो अम्फान वहाँ पे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में आया है, समुद्री तूफान है। अभी हाल की बात है, 4 दिन पहले से भी जो हुआ नाश होता है। प्रकृति अपना खेल खेलती जाती है। 3 तरफ से जो हिंदुस्तान है पानी से घिरा हुआ है, कभी भी ख़त्म होने के कगार पे कोई चीज़ भी जा सकती है। तो हमेशा अपना जो भी है उसके समायोजन में अच्छे काम करो। आप ठीक ढंग से प्रकृति की रक्षा करनी है, आपने सेवा करनी है अपने इष्ट देव की, सुबह शाम करो। अगर आप 24 घंटे में 4 बार चाय पीते हो, जो कि मैं पहले क्या कोरोना में ज़रूर पीनी चाहिए, पियो आप चाहे वो गर्म पानी लो, इसके साथ मैं कहना भूल गया था। लेकिन जब आप इतना कुछ करते हो तो इष्ट देव की अपने अपने पूजा करो। और इष्ट देव का जब भी आप जाप करेंगे और वो करेंगे, प्रकृति आपसे खुश होगी, परमात्मा आपको फल देगा। यही मेरी हमेशा से सोच रही है। मैं अगले अध्याय में आपको उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रकृति हमारे से नाराज़ है वो किस कारणों से है, क्या वजह है। मैं अगली वीडियो दूंगा आपको। और इस कलयुग का अंत कब है ये भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा, जितना मेरे को ज्ञान है। इंसान को जितना ज्ञान होता है उतना ही बांट सकता है। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि अधूरा ज्ञान वैसे भी बहुत घातक होता है। चाणक्य ने कहा था कि जो अधूरा ज्ञान है, ज्ञान भी पूरा मिलना चाहिए। दिमाग में रखो कि आने वाले समय में कलयुग में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, तो समझ आ जाएगी आपको, अपनी परिस्थितियों की समझ आ जाएगी आपको। अपनी जो भाषा आप दूसरे से यूज़ करते हो, मनुष्य को, इंसान ना समझना, अपने आप को बहुत ऊंचा रख के चलना, परमात्मा को कभी सोचना नहीं। ये सोचना आई एम गॉड, काहे के गॉड, इंसान कभी परमात्मा नहीं बन सकता। डरो नेचर से, गॉड को गॉड की स्थिति में रखो, प्रकृति को प्रकृति में रखो। विश्व अर्थव्यवस्था अपने ढंग से चलती रहेगी, सब ठीक चलेगा। जो आयु आपकी लिखी हुई है, जो कर्म आपने करने आए हो इस मृत्यु लोक में, वो तो पूरे होने हैं। कोई आसानी से प्यार से भुगत लेता है, कोई रो के भुगत लेता है। दुनिया ऐसे ही है, ज़िंदगी ऐसे चलती जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओम शिव 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 शिव, नमो नमो नमो।